हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम सेल बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। और ऐसा कि आपको दिख ही रहा है, एंडो का मतलब होता है अंदर की ओर, प्लाज्मिक शब्द साइटोप्लाज्म से निकला है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य के अंदर जालिका जैसी संरचना ही क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसे हम अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। देखते हैं अंतःप्रदवी जालिका के बारे में। सबसे पहले किसने बताया, किसने देखा, किसने खोजा, किसने नाम दिया, ये छोटे छोटे सवाल जो हैं उन सब का उत्तर हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा है यहाँ पर सीन। सीन का मतलब होता है देखना, यानी सबसे पहले देखा किसने, तो देखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, गार्नियर। 1897 में गार्नियर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। और इसे जब इन्होंने देखा तो इन्होंने इसे अर्गेस्टोप्लाज्म कहा। अर्गेस्टोप्लाज्म क्या कहा भाई, अर्गेस्टोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब आप जानते हैं साइटोप्लाज्म से रिलेटेड टर्म है, और अर्गेस्टो का मतलब होता है जाल। तो जाल द्रव्य कहा, इसको क्या कहा, जाल द्रव्य। इसको क्या कहा, जाल द्रव्य। इसके बाद में इस पर विस्तृत अध्ययन किया। किसने, क्लाउडे, फूलम और पोर्टर ने। 1945 में तीन साइंटिस्ट थे, तीनों ने कंबाइंडली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कौन से माइक्रोस्कोप के द्वारा, बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन तीन साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन किया और इसे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन जैसे टर्म के रूप में रखा। उसके बाद में जो हम व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस टर्म को देने का जो श्रेय है वो पोर्टर साहब को है। और जो पोर्टर साहब थे, इन्होंने 1953 में अंतःप्रदवी जालिका नाम दिया। उसके बाद में देखते हैं कि इसको और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि कोशिका द्रव्य संवहन तंत्र या धानी तंत्र। तो कोशिका द्रव्य धानी तंत्र कह सकते हैं हम। और ये हम नहीं, हम जो ये टर्म यूज कर रहे हैं ये किसने किया था, डी रोबर्टिज और साथ में नोमिस्की ने किया था। साथ ही इसे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन यहां एक सवाल और बनता है, जैसे कि आप जानते हो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ एनिमल सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया तुरंत बता दोगे आप, या प्लांट सेल की बात करेंगे कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, तो आप क्लोरोप्लास्ट बता दोगे। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए विच आर द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, अर्थात एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग जो सबसे बड़ा सेल में मिलता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहां आपको एक जरूर ये टर्म याद रखना है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल विच इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं कि वहां पर आंसर जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपसे पूछे तो आप समझिए किसका बात कर रहे हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब आ जाते हैं हम इसको पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अकरेंस। अकरेंस का मतलब आप समझते हैं, प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान, या हम कहें कि कहां ये उपस्थित होंगे, कहां ये मिलेंगे, तो जितनी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं सबके अंदर ये मिलता है। लेकिन यूकैरियोट सेल्स में एक अपवाद है, और उस अपवाद को आप कहते हैं परिपक्व। परिपक्व का मतलब मैच्योर, और मैच्योर क्या चीज, आरबीसी। परिपक्व जो आरबीसी होती है, लाल बधिर कणिका होती है, वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलते। बाकी की सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने तीन यहां पर और एग्जांपल लिखे हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल,
एक ओवम और एक एम्ब्रियोनिक सेल। उस समय ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो सेल्स होती है उस समय पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती, तो प्रोकैरियोटिक सेल, ओवम, एम्ब्रियोनिक सेल एंड देन मैच्योर आरबीसी में ईआर नहीं होती। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिलती है, अर्थात केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के बीच में जो स्पेस है वहां पर ये पड़ा रहता है। चूंकि इसका नाम ही प्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक है, यानी पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैली रहेगी। नंबर की बात करें तो फिक्स नंबर इनका नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुलना कर सकते हैं कि किस सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। जो उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाएं हैं, मोर एक्टिव है, जिनको सिक्रीशन का काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, जिनको प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना पड़ रहा है, उन सारी सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो लेस एक्टिव है, लेस मेटाबॉलिक एक्टिव है, जो आराम से मैं कहूं कि रेस्ट फरमा रही है या ओल्ड सेल हो गई है, तो उनमें जो है ईआर कम हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको एक टर्म में लिख दिया है, मोर एक्टिव सेल्स में ज्यादा होगा बजाय लेस एक्टिव सेल्स के। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, उससे पहले आप यहां पर ये डायग्राम देखिए। डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक सेल का डायग्राम बनाया है, और सेल के डायग्राम में मैंने यहां तो लिखा है सीएम का मतलब सेल मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ आप देख रहे हैं यहां पर मैंने लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिखा है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सीएम से लेकर के एनएम यानी सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, ईआर है। अब इस ईआर की स्ट्रक्चर देखने पे हमें पता चल रहा है, देखिए आप, ये न्यूक्लियस है, इसमें ये क्रोमेटिन नेट है, यहां से ये ब्रांचिंग बाहर आई है, जिसके ऊपर मैंने कई जगह राइबोसोम लिखा है, यहां पर मैंने कोई राइबोसोम नहीं लिखा, लेकिन ये भी एक खोखली ट्यूब्यूल है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने यहां पर मैं 3 सर्किल बना रहा हूं। देखिए, एक सर्किल मैंने ट्यूब्यूल के ऊपर बनाया है, एक सर्किल मैंने वेसिकल के ऊपर बनाया है, एक सर्किल मैंने सिस्टर्नी के ऊपर बनाया। सिस्टर्नी कौन सी वाली है, ये वाली। वेसिकल्स कौन से वाले हैं, ये वाले। और ट्यूब्यूल्स कौन से हैं, ये वाले। तो यहां पर 3 हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के बीच में पड़े हैं। तो इनको देख करके हम ये कह सकते हैं कि स्टडी हम 3 बिंदुओं में कर सकते हैं। एक होती है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसिकल्स, और तीसरा होता है ट्यूब्यूल्स। अब सिस्टर्नी जो है उसको हम सिस्टर्नी ही कहते हैं, यानी इसका हिंदी जो है वो सिस्टर्नी ही हम पढ़ेंगे। सिस्टर्नी की अगर विशेषता देखिए तो आप देखिए इन तीनों में तुलना हो रही है। ट्यूब्यूल्स देखिए कितनी छोटी है, सिस्टर्नी देखो बड़ी बड़ी है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि ये लंबी होती है, साथ में फ्लैट होती है यानी समतल होती है, साथ में इनके किसी के ब्रांचेस नहीं है, इसलिए अशाखित है। इसके बाद में ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से व्यवस्थित है, इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से समांतर रूप से व्यवस्थित है, और समांतर रूप से व्यवस्थित होकर के ये गट्ठर बनाती है, स्टैक्स बनाती है, ढेरी लग गई हो जैसे, तो इस तरह से ये व्यवस्थित रहती है। देखिए इस तरह से ये व्यवस्थित है, तो ये जो है स्टैक्स के रूप में व्यवस्थित रहती है। स्टैक्स का नंबर अलग अलग सेल में उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के आधार पर अलग अलग हो सकता है, 3 से 12 हो सकता है, 12 से ज्यादा हो सकता है। तो ये इस तरह से मिली रहती है। दूसरा, इनकी साइज देखिए तो 40 to 50 नैनोमीटर तक होती है। साथ में इनके अंदर एक गुहा मिलती है, उस गुहा को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ल्यूमेन। अच्छा, एक जो ये सिस्टर्नी है इसको बाहर निकाल करके देख लिया जाए तो वो इस तरह से नजर आएगी, और इस तरह से नजर आएगी तो देखिए यहां पर मैंने ल्यूमेन लिखा है, तो ये ल्यूमेन, ये वाली ल्यूमेन हो गई, इसके आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और यहां पर क्या है, इसके पास यहां पर एक चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन यानी आवागमन के लिए एक गेट है, एक द्वार है। और इस द्वार के ऊपर कौन बैठा रहता है, इसके ऊपर बैठा रहता है राइबोसोम। तो हम ये कह सकते हैं सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं। और मैंने 40S और 60S लिखा है, तो इट मींस ये दोनों यूनिट एक जगह हो जाएगी।
तो इससे एक कंप्लीट राइबोसोम बनेगा जिसे हम एटीएस राइबोसोम कहेंगे। और जो एटीएस राइबोसोम है इसकी जो लार्ज सब यूनिट है यानी 60S वो जुड़ी रहेगी किससे, सिस्टर्नी से। और इसको जोड़ने के लिए यहां पर जो सीमेंट जैसा काम करने वाला है वो एक प्रोटीन होगी और उस प्रोटीन को हम कहेंगे राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है भाई, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन है। और राइबोफ्लोरिन प्रोटीन कैसी है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये दो प्रकार की होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टर्नी है उसके ऊपर जो राइबोसोम चिपकेंगे तो उनको चिपकाने का काम, फेविस्टिक का काम, उनके गम करने का काम, गोंद लगाने का काम, फेविकोल का काम वो कौन करेगा, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन करेगी। तो ये हमने कहा कि इसका पहला हमने स्ट्रक्चर में स्टडी किया सिस्टर्नी। दूसरा हम देखते हैं वेसिकल। वेसिकल को आप बोलते हो आशय, और आशय का मतलब क्या होता है, एक गोलाकार वृत्ताकार किसी झिल्लीनुमा संरचना को हम क्या कहेंगे, वेसिकल। देखिए गोलाकार हो या सर्कुलर हो, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आशय कहेंगे। और ये कितना होता है, 25 से लेकर के 500 नैनोमीटर तक ये बड़ा हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स को हम हिंदी में कहते हैं नलिकाएं। क्या कहते हैं भाई, नलिकाएं। और ये जो नलिकाएं हैं ये अनियमित आकार की है। देखिए यहां पर देख लीजिए, भले यहां पर देख लीजिए, आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो ये नलिकाएं हैं वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब आप जानते हैं, अनियमित आकार। अनियमित आकार, वो समांतर व्यवस्थित थी, एक दूसरे के ऊपर स्टेक्स बना रही थी, गठरियां बना रही थी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही। ये फ्री रह सकती है यानी मुक्त रूप से या फिर संयुक्त रूप से। और अगर ये संयुक्त रहेगी तो किसके साथ जुड़ेगी, ये सिस्टर्नी के साथ में जुड़ी रहती है। जैसे मैं एक यहां पर बना देता हूं इस तरह से, ये जुड़ गई तो ये ट्यूब्यूल्स हो गई, ट्यूब्यूल हो गई। तो ये सिस्टर्नी है और ये ट्यूब्यूल है, लेकिन ये जॉइंटेड है। और यहां पर ये पड़ी है, ये फ्री है, तो ये दोनों कंडीशन में मिलेगी। और इसको देख के आपको पता चल रहा है कि इसके तो ब्रांच भी निकल रही है, इसकी शाखा भी निकल रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, शाखित कहेंगे। तो ये हो गई शाखित। अच्छा, इसका साइज क्या हो सकता है, 50 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। और अगर आपको स्पेशल केवल यही देखना है, ट्यूब्यूल्स को बहुत अच्छे से क्लियरली पता करना है, तो आपको आंख की रेटिनल सेल्स में जाना पड़ेगा। और आंख की रेटिनल सेल्स में जहां पर विटामिन ए का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उन सेल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप स्टडी करोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, नलिकाएं मिलेगी। और अगर आपको सिस्टर्नी और वेसिकल्स के बारे में पता करना है, बहुत क्लियरली देखना है उसको, तो उसके लिए आपको हमारे लीवर में जाना पड़ेगा, मेटाबॉलिक फैक्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी, और हमारी मिक्सोक्राइन ग्लैंड में जाना पड़ेगा। और साथ में आप इसको एंडोक्राइन जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन सारे ग्लैंड्स में जो सिस्टर्नी है और वेसिकल्स है वो बहुत अच्छे से क्लियरली नजर आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि रेटिनल सेल्स में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगी नलिकाएं, और अगर लीवर सेल्स में, पैंक्रियाज में या एंडोक्राइन ग्लैंड में देखोगे तो आपको सिस्टर्नी और वेसिकल्स दोनों नजर आएंगे। अब यहां हमने एक चीज अभी पढ़ी कि इसमें आपने ये 3 सर्कल्स देखे, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, और ये तीनों के तीनों जो है गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी हम पढ़ते हैं। तो हम इन दोनों में कैसे पता करें कि भाई ये तीनों वहां भी मिल रहे हैं और यहां भी मिल रहे हैं, तो कौन इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और कौन गोल्जी बॉडी है। तो इसके लिए हमें दोनों में जो समानता है उसका तो पता चल गया, लेकिन विभिन्नता क्या है तो उसको हम यहां समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, यहां पर मैंने सी का मतलब लिखा है सिस्टर्नी, वी का मतलब मैंने लिखा है वेसिकल्स, और टी का मतलब लिखा है ट्यूब्यूल्स। और मैंने ये कहा कि ये तीनों चीज कॉमन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी और गोल्जी बॉडी में भी। अब जो गोल्जी बॉडी है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इनमें डिफरेंस कैसे करें इसके आधार पर, तो जो गोल्जी बॉडी है उसमें ये तीनों मिलकर के एक जटिल बनाते हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये जटिल जो है वो फॉर्मेशन होगा, तो ये
जीबी में मिलेगा, गोल्जी बॉडी में मिलेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जटिल नहीं बनाते, जटिल नहीं बनाते। किसमें? गोल्जी बॉडी में तो बनाते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब अलग अलग पड़े हैं, तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जटिल नहीं बनाते, जबकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। साथ में इसकी पोजीशन अगर देखें तो गोल्जी बॉडी की पोजीशन जो है वो फिक्स होती है, गोल्जी बॉडी की पोजीशन फिक्स होती है। और फिक्स कहां होगी? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में मिलती है, फिक्स है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो डिफ्यूज्ड होगी और इसकी पोजीशन जो है फिक्स होगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भले ही सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स दोनों में मिलते हों, लेकिन हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम यहां एक डायग्राम देख पा रहे हैं, तो वहां मैंने देखा, देखिए मैंने यहां पर जो ट्यूब्यूल्स बनाई है उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, और जो मैंने सिस्टर्नी बनाई है उसके ऊपर राइबोफोरिल प्रोटीन से जुड़े हुए राइबोसोम प्रेजेंट है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार की होती है, एक वो जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और एक वो जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। और जो रफ है उसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। तो दो प्रकार की जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब ये दोनों प्रकार है। पहला स्टेप तो आप समझ चुके हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन है और वो दो प्रकार की है। लेकिन चिकनी के पास चूंकि राइबोसोम जुड़ते ही नहीं है क्योंकि उसके पास ये प्रोटीन नहीं होती, तो पहला डिफरेंशिएशन हम करेंगे कि इसके पास प्रोटीन है, इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है। और इसके पास ये है तो यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जबकि यहां पर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। और दूसरा हम देखें कि ये राइबोसोम जो है कौन सी यूनिट के द्वारा अटैच होते हैं, तो मैंने यहां लिखा है लार्ज यूनिट यानी 60s यूनिट के द्वारा अटैच होते हैं। और इन दोनों में हम ये तुलना करें कि कौन सी ज्यादा स्थायी होती है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा स्थायी होती है। तो देखिए यहां पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है, कम स्थायी, लेस स्थायी, ये कम स्थायी है। यहां पर देखिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, उसमें मुख्यतः क्या मिलती है? सी और वी मिलती है, यानी सिस्टर्नी और वेसिकल्स मिलते हैं। जबकि जो रफ के अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? वो मुख्य रूप से ट्यूब्यूल से बनी हुई है, नलिकाएं मिलेगी उसमें। और इनको नलिकाओं को आइडेंटिफाई करना है तो रेटिनल सेल्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो विटामिन ए का मेटाबॉलिज्म जो है साइट होता है। इसके बाद में अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये कैसी होती है? पोरस होती है, यानी इनमें छिद्र होते हैं। और छिद्र होते हैं इसीलिए क्या है? पदार्थ आ जा सकते हैं। देखिए यहां लुमेन में मैं बता रखा है चैनल प्रोटीन जहां लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर एक छेद है। वो छेद किसमें मिलेगा? केवल आरईआर में मिलता है, जबकि एससीआर में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती। तो जो आवागमन है वो किसका, प्रोटीन वगैरह का, वो किसके थ्रू होगा? आरईआर के थ्रू होगा, एससीआर के थ्रू नहीं हो सकता। इसके बाद में मैंने लिखा है कि ये इसकी पोजीशन फिक्स है और इसकी भी पोजीशन फिक्स है। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, सेंट्रल का मतलब क्या होता है? केंद्रीय। और पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? परिधीय। तो ये परिधि पर मिलती है और वो कहां पे मिलेगी भाई? ये मिलेगी आपके सेंटर में। तो सेंटर की ओर कौन सी होगी? आरईआर, और परिधि की ओर कौन सी होगी? एससीआर जनरली। और जो ये है इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण। और जो एससीआर है इसका मुख्य काम क्या है?
वसा, लिपिड, ग्लाइकोजन, स्टीरॉयड, इन सब का सिंथेसिस करना। और अगर मैं देखूं कि आरईआर को अगर हम देखें कि ये कहां पर ज्यादा मिलेगी, तो ये उन स्थानों पर ज्यादा मिलती है जहां पर प्रोटीन निर्माण का काम होता है, जहां पर जो है प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, या चैनल प्रोटीन से चैनल जो प्रोटीन्स के रूप में फॉर्मेशन होगा, तो वहां पर उन ऑर्गन्स में मिलेगी। तो देखिए ये लीवर में मिल सकती है, या पेंक्रियाज में मिलेगी, गॉबलेट सेल्स में मिलेगी जो कि बहुत सारा श्लेष्मा स्रावित करती है, इंटेस्टाइनल जो है सिक्रीशन में आप पढ़ते हैं, तो इन सेल्स में आरईआर मुख्य रूप से मिलेगी। और जो एसईआर है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, वो हमारी मांसपेशियों में मिलेगी। साथ में एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है, वहां पर भी कौन सी प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी, चिकनी अंतःप्रद्रवी प्रकार की जालिका मिलेगी, अर्थात जिसके ऊपर प्रोटीन नहीं मिलेंगे, या मैं कहूं जिसके ऊपर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी राइबोसोम नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते उन्हें हम स्मूथ कहेंगे, और स्मूथ को देखने के लिए आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स या मसल्स में वहां पर ज्यादा ये मिलेगी। तो इन दोनों को हमने समझा, दोनों में डिफरेंसेस किया। अब अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेक्स्ट चैप्टर की। और प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपने इसको वॉच किया, इसके लिए आपको थैंक यू।